हेलो एवरीवन, दिस इज कनिक खंडेलवाल। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दी ओली एजुकेटर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने रिसोर्स प्लानिंग के बारे में समझ लिया था कि हमको किस तरीके से रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है। वन बाय वन सारे स्टेप्स हमने समझ लिए। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में ये भी हमने समझ लिया। अब यहाँ हम एक रिसोर्स की बात करने वाले हैं जिसका नाम है लैंड रिसोर्स। अब ये लैंड को रिसोर्स क्यों कहा गया है, इसके पीछे क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। क्या है? लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स क्यों बोला है? क्योंकि ये हमें नेचर से मिलता है, हम खुद नहीं बनाते। क्या घर में बनाते हो? क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हो क्या लैंड की? नहीं, ये क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ये हमें नेचर से, प्रकृति से मिलता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। इसकी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, विथ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, सच एज it supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transportation and communication system। मानते हो ये बात आप? ये इतनी सारी चीजें हमको क्या देता है? लैंड रिसोर्स हमें प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि हमने रिसोर्स प्लानिंग में समझा था कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी हमें प्रॉपर प्लानिंग करके उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। सिमिलरली अब ये भी रिसोर्स है, एक लैंड रिसोर्स है, तो इसका भी हमको क्या करना है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। गलत तरीके से यूटिलाइजेशन करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। तो पढ़ाई भी हमको कैसे करनी है? तरीके से करनी है। गलत तरीके से पढ़िए या गलत तरीके से आंसर लिखे, वही नंबर कट जाएंगे। समझ रहे हो? नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, लैंड इज प्रेजेंट इन लिमिटेड साइज। जैसा कि हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल है हमारे पास? लिमिटेड रिसोर्सेज है, या आप ये कह सकते हो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसा कि इंटरनेट आज हमको मिलता है जियो में अनलिमिटेड डेटा, वैसा डेटा या वैसा हमारे पास लैंड अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास साइज कैसा है? यहाँ पे लैंड का लिमिटेड साइज है कि हम इससे ज्यादा उनको यूज नहीं कर सकते। तो हमें जितना भी लैंड हमारे पास अवेलेबल है उसको किस तरीके से यूज करना है? इफेक्टिवली यूज करना है। समझ रहे हो कैसे यूज करना है भाई? इफेक्टिवली। इवन लैंड ही नहीं, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं हमको उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आज आपके पॉकेट में 100 रुपीज है। भाई कितने पैसे हैं? 100 रुपए हैं। तो ये आप मान लेते हैं ये आपके रिसोर्सेज है। क्या है? ये आपके 100 रुपए आपके रिसोर्स है। आप इसका क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है 110 रुपए का यूटिलाइजेशन कर लोगे, नहीं कर सकते। उधार ले लो तो बात अलग है, वो नहीं काउंट किया जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 100 रुपए का पूरा 100 रुपए का हम उसका यूज कर सकते हैं। मान लो आपके पापा की सैलरी आती है, क्लियर? सैलरी आने के बाद में क्या पापा उसको सारे के सारे को खर्च कर देते हैं? नहीं करते। उसका थोड़ा सा पार्ट आपकी पढ़ाई के लिए जाता है, थोड़ा सा पार्ट घर के काम के लिए जाता है, जो भी चीजें होती है, और जो रिमेनिंग होता है उसको हम क्या करते हैं? सेव करते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर के लिए उसको काम में ले सकें। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी यही करना है रिसोर्सेज के साथ। पूरा यूज नहीं करना है, हमको जितना भी हमारे पास अवेलेबल है उसको इफेक्टिवली यूज करना है। जैसे जो भी पैसे आपके पास अवेलेबल होता है, आप क्या करते हो? अच्छे से अच्छी चीज मिल सके उस पैसे में भी आपको, ऐसा कंजूस ही नहीं करते भाई। जो भी पैसा है हमारे पास उसका क्या करते हैं? हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। सिमिलरली रिसोर्सेज के साथ भी हमको यही करना है। क्या करना है भाई? इफेक्टिवली या प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, जिससे हम उसका बेस्ट से बेस्ट चीज उसमें से कैप्चर कर सकें। क्लियर? अब यहाँ हमने लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया को यहाँ पे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, इनके भी कुछ रेशियो हमने बता दिए हैं भाई। माउंटेन्स को दिया हमने 30%, प्लेट्यूज को 27% एंड प्लेन्स को 43%। टोटल मिलके हो गया हमारे 100% भाई। यानी कि अगर 100% हमारे लैंड रिसोर्सेज है तो लैंड रिसोर्सेज के 100% में से 30% तो चले गए माउंटेन्स के पास में, 27% चले गए प्लेट्यूज के पास में एंड रिमेनिंग 43% चले गए प्लेन्स के पास में। क्लियर? अब क्या है भाई, यहाँ पे जो माउंटेन्स है हमारे 30%, वहां से क्या बह रही है? नदियां बह रही है, प्लस हमको ये टूरिज्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? माउंटेन्स। सेकंड, 27% कहां पर है भाई? हमारे प्लेट्यू रीजन के अंदर आते हैं। हमारा जो टोटल लैंड है उसका 27% किस में आ रहा है? प्लेट्यू रीजन में आ रहा है। और प्लेट्यू रीजन को क्या प्रोवाइड करता है? बचपन में भी पढ़ा होगा भाई ज्योग्राफी में, क्या प्रोवाइड करता है हमें? मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। कितना परसेंट है? 27%। ध्यान रखना बच्चों। थर्ड आ जाता है अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया हमारा किस में आ जाता है? प्लेन्स में आ जाता है, जहां पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, या हम हमारी इंडस्ट्रीज घर बनाते हैं। तो ये सारा एरिया किसमें आ जाता है? हमारा 43% लैंड एरिया हमारा प्लेन में आ जाता है, जहां पे हम एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री
बनाते हैं। समझ आया यहां तक? ये फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम लैंड यूटिलाइजेशन की। तो यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि हम किस तरीके से जमीन को या लैंड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लैंड को 2 पार्ट्स में यूज करते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। पहला तो हो गया आपका एग्रीकल्चर यूज, दूसरा नॉन एग्रीकल्चर यूज। क्लियर? तो कितने पार्ट्स में यूज कर रहे हैं हम? 2 तरीके से यूज कर रहे हैं जमीन को, या तो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे या नॉन एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब एग्रीकल्चर के लिए या नॉन एग्रीकल्चर के लिए किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, तो वो जरा यहां पे हमने क्या करा है, इसको क्लासिफाई किया है। सबसे पहला जाता है नॉन एग्रीकल्चर में, जिसको कहते हैं हम फॉरेस्ट। ठीक है, मानते हो आप जमीन का कुछ हिस्सा किसने ले रखा है भाई? फॉरेस्ट ने ले रखा है। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी जमीन जहां पर हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर 2 जमीनें आ जाएगी। पहली वो जो बंजर है, कैसी जमीन है? बंजर जमीन है, जहां पे हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। दूसरी वो जमीन जो नॉन एग्रीकल्चर के लिए तौर पे आ रही है, यूज में आ रही है, जैसे कि हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम हमारे घर बनाते हैं, रोड्स बनाने के काम में आ रही है, फैक्ट्रीज बनाने के काम में आ रही है, उसको क्या बोलते हैं हम? लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। तीसरी वो जमीन आ जाती है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, साथ में ये भी लिखा है भाई एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड्स। क्या होता है, क्या मतलब है इसका? तो इसको भी भाई 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। नाम क्या है इसका? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी ऐसी जमीन जो कल्टीवेशन यानी कि खेती बाड़ी के अंदर काम में नहीं आ रही है, इन दोनों के अलावा। ठीक है, कितने पार्ट्स है इसके? 3 पार्ट्स हैं। पहला क्या है? परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रीजिंग लैंड। इसका मतलब होता है जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़े ये जो होती है, इनको चारा खिलाने के लिए जो जमीनें होती है, उसको हम कहते हैं परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। क्लियर? सेकंड, लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स। इसका मतलब है, आपने देखा होगा कोई ऐसी जमीन है जहां पर कहीं पे भी कोई भी पेड़ उग जाते हैं, या वो जमीन जो कल्टीवेशन के लिए काम में नहीं आ रही है और जहां पे पेड़ उगे हुए हैं, कोई से भी पेड़ उग जाते हैं, मिसलिनियस क्रॉप्स उग जाती है वहां पे, उसको हम कहते हैं, वो किस कैटेगरी में आएगा? सेकंड कैटेगरी में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ऐसी जमीन जहां पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, यानी कि ऐसी जमीन जहां पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं लेकिन उसको काम में नहीं ले रहे हैं, 5 साल से ज्यादा सालों से हम उसको काम में नहीं लिए हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपने उसको खरीद के छोड़ रखा हो, काम नहीं कर रहे हो, तो कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन उस पर खेती बाड़ी नहीं हो रही है, तो वो इसके अंदर जाएगा। अब देखो, लर्न करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहला क्या है भाई? फॉरेस्ट। फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में 2, यानी कि एक में 1 आ गया, सेकंड में 2 आ गए। सेकंड क्या था हमारा? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कितने आ गए इसमें? पहला वो जो बंजर जमीन है हमारी, दूसरी जहां पे हम बिल्डिंग्स बना देते हैं। पहले में कितना पार्ट? फर्स्ट। सेकंड में 2 पार्ट। थर्ड में 3 पार्ट। सिंपल है ना? 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3। थर्ड क्या पढ़ा था हमने? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि वो जमीन जो कल्टीवेशन के तौर पे नहीं आ रही है। 3 जमीनें हो गई। परमानेंट पास्चर, जो जहां पे गाय, भैंस, बकरी, भेड़े चारा खाने के लिए जो यूज में आ रही है, वो इसमें आ गई। सेकंड, लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, यानी कि जहां पे दूसरे और तरीके की क्रॉप्स उग जाती है रैंडमली, जहां पे हमारा कोई योगदान नहीं होता है, वो इसमें आ जाएगी। तीसरा, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी कि वो जमीन जहां पे खेती बाड़ी तो कर सकते हैं लेकिन 5 साल से ज्यादा सालों से वहां से कुछ भी काम नहीं किया गया या कोई भी खेती बाड़ी नहीं की गई है, उसको किसी भी तरीके से आपने खरीद के रोक रखा है, आप नहीं करना चाहते, या कोई भी कारण हो सकता है। फोर्थ आ जाता है भाई फैलो लैंड्स। क्या होते हैं फैलो लैंड्स? बहुत ही सिंपल है, अच्छे से समझना। फैलो लैंड्स यानी कि वो जमीनें या वो जमीन का पीस ऑफ लैंड, आप कह सकते हो पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड जहां पे हम खेती बाड़ी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन उसको काम में नहीं ले रहे हैं, एग्रीकल्चर के काम में नहीं ले रहे हैं, खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसको फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए छोड़ दिया गया है। यानी कि आप क्या कहोगे? फैलो लैंड्स वो लैंड्स होती है, यानी कि वो पीस ऑफ लैंड है जहां पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं लेकिन उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया गया है, जिससे कि वो लैंड अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर सके। तो इसके भी भाई कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। पहला आ जाता है करंट फैलो, यानी कि वो जमीन जिसको खेती बाड़ी नहीं करनी है उस पर, और कितने टाइम के लिए छोड़ा हुआ है उसको? 1 साल या 1 साल से कम साल के लिए, 1 साल से कम या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक के लिए उसको
छोड़ दिया गया है जिससे कि उस जमीन की फर्टिलिटी रीगेन हो सके। किस में आएगा वो? करंट फैलो में। क्लियर। सेकंड आ जाता है अदर देन करंट फैलो। अदर देन का मतलब इसके अलावा, करंट फैलो के अलावा। यहां पे कितना था? 1 और लेस देन 1 ईयर। यहां पे क्या जाएगा? 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए छोड़ दिया गया है जिससे वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर सके। क्लियर। यहां पे हमने फेलो लैंड्स में 2 पार्ट पढ़े। वहीं अब हम यहां पे थोड़ा इससे कंपैरिजन करें तो यहां पे लिखा हुआ था एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड्स। तो यहां हमने देखा मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। यहां पे क्या था? 1 या 1 साल से कम। यहां हो गया 1 से 5 साल। अब 5 साल से जो ज्यादा वाला है वो यहां आ जाएगा। क्लियर। लास्ट आ जाता है आपका नेट सोन एरिया, जिसको हम कहते हैं जो अब आखिरी वो जमीन बच चुकी है जहां पे हम क्या करेंगे? फाइनली एग्रीकल्चर करेंगे या खेतीबाड़ी करेंगे। अब इसमें भी 2 चीजें आ जाती है। एक तो आपका आ जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया। ग्रॉस यानी कि आप ये कह सकते हो टोटल है ये। जब इसमें से सब कुछ काट पीट के जो बचा उसको हम क्या कहते हैं? नेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये फाइनल बचा हुआ है। तो नेट सोन एरिया का मतलब वो जमीन जहां पे हम 1 साल के अंदर जो टोटल खेतीबाड़ी करते हैं वो किसके अंदर आता है? नेट सोन एरिया में आता है। और वो जमीन जहां पे हम 1 साल के अंदर अलग अलग क्रॉप्स उगा देते हैं वो आ जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के अंदर। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का पार्ट है नेट सोन एरिया। जैसा कि यहां लिखा है एरिया सोन फॉर मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। यानी कि 1 साल के अंदर जितनी भी क्रॉप्स उगाई जाएगी वो सब किसके अंदर आएगी? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के अंदर प्लस नेट सोन एरिया। यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। समझ आया? तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अपना ये नेट सोन एरिया। आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है और नेट सोन एरिया क्या होता है। एक बार वापस समझ लो। नेट सोन एरिया का मतलब 1 साल के अंदर हम हमारा जो जमीन है उसमें कितना कल्टीवेशन कर रहे हैं वो आएगा नेट सोन एरिया के अंदर 1 साल के अंदर। ठीक है, टोटल कल्टीवेशन। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब हो गया 1 साल में हम कितनी क्रॉप्स जितनी बार उगाएंगे उतनी बार कैलकुलेट होगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के अंदर। अब आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? कितने पार्ट्स हो गए भाई? 1 2 3 4। ये किसके अंदर आ जाएंगे? नॉन एग्रीकल्चर में। और फाइनली जो हम खेतीबाड़ी करेंगे जिसको नेट सोन एरिया कहा जाता है वो किस में आ जाएगा? एग्रीकल्चर के अंदर आ जाएगा। आई होप इससे रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अगर हैं, होते ही हैं, डाउट्स तो हो ही जाते हैं। अगर है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।